गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का हिस्ट्री पार्ट से दूसरा लेसन, यूरोप में समाजवाद एवं रूस की क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति में देखिए, फ्रांस की क्रांति ने समूचे विश्व को जागृत किया। यानी कि जितने भी विश्व यूरोप और एशिया में जो देश थे उनमें सामाजिक परिवर्तन ला दिया फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति के बाद देखें तो भारत में भी जैसे राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने भी अपने उल्लेख किए गए हैं क्रांति के ऊपर, और बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही जो बहस थी, वाद विवाद, उनमें कूद पड़े। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यानी कि सभी लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोग समाजवाद यानी कि बदलाव चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, और कुछ लोग चाहते थे कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। इन्हीं में से 3 वर्गों के लोग आए। इनमें सबसे पहले आए उदारवादी, उदारवादियों के बाद आए रूढ़िवादी और आमूल परिवर्तनवादी। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले उदारवादी समूह के लोग थे, उनके क्या विचार थे। उदारवादियों का एक ऐसा समूह था कि उनका मानना था कि वो इस ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को समान और अवसर और समान जगह मिले। यानी कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। आपने पहले अध्याय में पढ़ा भी है कि जिस प्रकार फ्रांस के अंदर किसी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, यूरोप के अन्य देशों में भी किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन में भी चर्च ऑफ इंग्लैंड को समर्थन करती थी, ब्रिटेन की जो संसद थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन में भी कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी जो समूह थे वे वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, और वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र की सुरक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि ऐसे हमें सरकार चाहिए जो शासक और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, यानी कि सुरक्षित सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के पक्ष में थे कि कानूनों के अनुसार शासन चलना चाहिए। निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों द्वारा के और प्रभाव से मुक्त हो, और न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। लेकिन साथ साथ वे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार यानी कि सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार से मना करते थे, यानी कि उनके खिलाफ थे वो। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारी व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। अब दूसरा जो ग्रुप था, दूसरे समूह के लोग थे, वो इनके विपरीत थे, आमूल परिवर्तनवादी। आमूल परिवर्तनवादी, इन्हें हम रेडिकल समूह भी कहते हैं। ये ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी कि ऐसे यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी जिनके उनके समर्थन पर आधारित थे। उनका मानना था कि महिला मताधिकार आंदोलन भी होना चाहिए, यानी कि महिलाओं को मत देने का अधिकार भी होना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को किसी तरह से विशेष अधिकार के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े जमींदार हैं, उनको किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। वैसे वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे, यानी कि कुछ लोग सभी की संपत्ति एकत्रित नहीं कर सकते। ये थे आमूल परिवर्तनवादी लोगों के विचार। अब है रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव्स। ये दोनों समूह के खिलाफ थे। ये उदारवादी और रेडिकल दोनों समूह के खिलाफ थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। इनका मानना था कि बदलाव जरूरी है, यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तनों के विचारों का विरोध करते थे।
पहले। लेकिन 19वीं सदी आते आते ये मानने लगे कि अब कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल ने सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध जो भिन्न भिन्न विचार थे अलग अलग समूहों के, इनमें टकराव हुए, यानी कि टकराव होना शुरू हो गया। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोशिशों ने भी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं को भी संभावना को स्पष्ट कर दिया, यानी कि कुछ बदलाव जरूरी है। अब है यूरोप में समाजवाद का आना, यानी कि यूरोप के अंदर धीरे धीरे समाजवाद आ गया। वो कैसे आया देखिए। 19वीं सदी के मध्य यूरोप में समाजवाद का विचार आया और समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वामित्व की व्यवस्था सारी समस्याओं की जड़ है। अगर संपत्ति पर किसी का स्वामित्व है तो वो सारी समस्याओं की जड़ है। समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, जो अमेरिका में उन्होंने एक नया समन्वय के नाम से समुदाय की रचना की। उनका मानना था कि सरकार सामूहिक रूप से खेती को बढ़ावा दे और जितने भी मुनाफा होता है उनको श्रमिकों में आपस में बांट लें। फ्रांस में भी लुई ब्लॉक भी चाहते थे कि सरकार पूंजीपतियों की जगह सामूहिक उद्यमों को ही बढ़ावा दे, यानी कि मुनाफा हर व्यक्ति को होना चाहिए। सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह, यानी कि जो उद्योग होते उनकी जगह सामूहिक उद्योग को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज बनाते थे, जिससे क्या है सभी को फायदा मिले। लेकिन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने भी इस दिशा में कई तर्क दिए हैं, यानी कि इन्होंने भी अपने अपने विचार किए हैं। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का ही स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब जो मजदूरी करता है, जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मजदूरों की स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी। वे चाहते थे कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा तो समाज प्रगति कर सकता है। उन्होंने भविष्य में इस समाज को और ऊपर उठाने के लिए साम्यवादी नामक एक कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। कार्ल मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी और इस प्रकार जो कम्युनिस्ट समाज है वही भविष्य का समाज होगा। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अब है समाजवाद के लिए समर्थन, यानी कि समाजवाद के समर्थन में कौन कौन लोग आए। 1870 के दशक होता है बेटा 10 सालों का एक, यानी कि 10 सालों में क्या क्या परिवर्तन आए। पूरे समाजवादी विचार पूरे विश्व में फैल चुका था। अब लोग समन्वय यानी कि आपस में एकजुट सभी समन्वय चाहते थे। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली गई थी। इन्होंने समाजवादी विचारों के लोगों ने इंग्लैंड और जर्मनी में जो मजदूर थे उन्होंने भी अपनी कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए एक संगठन बनाने शुरू कर दिए गए थे। इनमें से जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और फ्रांस के अंदर भी सोशलिस्ट पार्टी 1905 में। ब्रिटेन में समाजवादियों ने भी ट्रेड यूनियन एक लेबर पार्टी बना ली थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी। 1914 तक आते आते यूरोप में समाजवादी कहीं पर भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन जो भी सरकार बनी उस पर रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा, यानी कि जो 3 वर्ग के लोग थे, रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल, इनका ही जो भी सरकार बनी उस पर दबदबा इन्हीं का रहा। यूरोप में तो सबसे जो पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक देश था जिसका नाम है रूस में तो ये समीकरण उलट गया, यानी कि 1917 की जो रूसी क्रांति है, सत्ता पर समाजवादियों ने ही कब्जा कर लिया क्रांति के द्वारा। फरवरी 1917 में राजशाही जो राजा का राजतंत्र जो शासन था उसका पतन हो गया और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये सामाजिक राजनीतिक हालात कैसे बदले गए
ये सभी हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति के कारणों में। ये था हमारा यूरोप में समाजवाद और उसका समर्थन। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ में एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ें। और आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ये था हमारा पार्ट नंबर 1, यूरोप में समाजवाद। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति।